तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशन की, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से हम लोग इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और थोड़ा सा समय लग रहा है करने में। अब तक हमने इसके 3 क्वेश्चंस, कहने को 3 क्वेश्चन है लेकिन पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन थे। हम 3 कर चुके हैं, आज 4 से शुरुआत करेंगे और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। समय लग रहा है करने में, मैं मानता हूँ, और उसका कारण भी है क्योंकि मैं समझा करके आपको निकल जाऊं तो क्वेश्चंस का जो थीम है आपको समझ आ जाएगा करना क्या है। लेकिन जो समस्या रहती है, बहुत बच्चों में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो उसको लिखें कैसे। थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना है, तो उसी वजह से मैं भी थोड़ा इसको समय लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको प्रॉपर एक लिखने का तरीका, कैसे क्वेश्चन को आपको पेपर में लिखना है, अपने नोट्स में कैसे लिखना है, वो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे को भी थोड़ा इस एक्सरसाइज को कराने में समय लग रहा है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं समय लगाऊंगा, लेकिन बेहतर है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इस तरीके से पढ़ाऊं ताकि मुझे 2-2 बार काम करना ना पड़े। बेहतर है कि आपको अच्छे से समझ में, अच्छे से लिखना आ जाए, ताकि क्वेश्चन पेपर में मिले तो आप उसको तुरंत जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करके आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि आर, अच्छा ध्यान रखना है 2 आर लिखे हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताब उठाओगे तो इस आर को उन्होंने थोड़ा सा डार्क किया है। ये आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये वाला जो आर है, जो डार्क वाला है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और आपको पता ही है हम संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा संबंध वाला आर है। तो दोनों में थोड़ा अंतर समझिएगा, ठीक है। हो सके तो आप इसको अलग कलर वाले पेन से लिख सकते हैं। इसको सपोज कर लो, इसको ब्लैक से लिख लो, बाकी सब ब्लू से कर लो। तो ध्यान रखें कि अलग कर लें थोड़ा सा, ताकि आर में डिफरेंस रहे। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और संबंध आर, इनको में अंतर रहे। तो हमें एक संबंध दिया है आर और रियल नंबर्स के अंदर, और कहा है कि संबंध है कि ए बी टाइप के अगर एलिमेंट इसके अंदर हैं तो हमेशा पहला घटक यानी कि पहला अवयव जो है वो छोटा या बराबर होता है दूसरे से। ये एक संबंध है। तो परिभाषित संबंध स्वतुल्य, संक्रामक और किंतु सम्मित नहीं है, तो इसको हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वतुल्य, देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्वतुल्य, है ना। स्वतुल्य देखने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं, ये जो साइन होता है ये होता है फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल, सभी के लिए। मैं एक एलिमेंट ए लेके चलता हूं रियल नंबर के सेट में से, आर में से। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके लिखूंगा सामान्यतः, ठीक है। के लिए हम लोग क्या करते हैं, के लिए अगर ए कोमा ए आर में होगा, यानी कि इस संबंध में ये एलिमेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब ये रहेगा, इसका संबंध ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि जो ए है ना, जो ए है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के हिसाब से वो छोटा या फिर बराबर होगा ए से। अब देखो, ये जो चिन्ह होता है इसमें 2 चिन्ह एक साथ लगे हैं, छोटा या बराबर। तो इन दोनों में से एक होता है, या तो होता है छोटा या फिर होता है बराबर। दोनों में से एक भी कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हम सत्य मान लेते हैं। तो ए से छोटा तो नहीं होता है, लेकिन ए के बराबर होगा ही होगा। अगर कोई भी रियल नंबर आप ले लें, कोई भी वास्तविक संख्या उठाए, कोई भी वास्तविक संख्या, तो हम लोग बेटा देखेंगे कि हर एक वास्तविक संख्या अपने आप के बराबर होती है। तो यहां ले देंगे जो सत्य है, जो सत्य है, ठीक है ना, आपके पास में जो सत्य है। अतः यहां एक लाइन लिख देंगे, अतः जो आर है, आर में, आर मतलब रियल नंबर वाले में, है ना, इसको थोड़ा सा डार्क करके लिख रहा हूं मैं, आर में स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। बहुत डिटेल से हमने बातचीत करी है, लेक्चर सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि स्वतुल्य क्या है, ये कैसे लिखना क्या, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 4 और 5 में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें अब सेकंड वाले पोर्शन की, सेकंड में हमें करना है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित लिख दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम्मित जब लिखेंगे, स्वतुल्य हमने यहां देख लिया, तो फॉर ऑल हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, 2 रियल नंबर लेके चलते हैं, रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर के सेट से, ठीक है ना। और यहां पे लिखेंगे के लिए। ये लिखने का तरीका है, बेहतर लिखने का तरीका यही है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर, तो के लिए यदि ए कोमा बी
आर में हैं तो हमें दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि बी कोमा ए भी आर में होगा, ये हमें दिखाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कोई भी दो रियल नंबर अगर हम लें, ठीक है, तो उनमें रिलेशन आर इस हिसाब से परिभाषित होता है कि ए जो है वो छोटा या बराबर है बी के। अब मेरी बात सुनो, कोई भी नंबर आप ले लो, मान के चलो आपने रियल नंबर लिया 1/3, क्या 1/3 एक ले लिया मैंने 1/6, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके पास में 1/6 आपको पता है 1/3 1/6 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है। इसको उल्टा करो 1/3, ठीक है ना, क्या 1/3 भी छोटा हो जाएगा 1/6 से? कहते भी पॉसिबल नहीं होगा। ये तो मैंने थोड़े से अजीब से एग्जांपल ले लिया, मान के 3 ले लिया मैंने एंड 4 ले लिया। जब 3 बड़ा है 4 से, है ना, क्या 4 भी बड़ा होगा 3 से? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब, ठीक है ना, आपके पास में दिस इम्प्लाइज, ध्यान रखें, बी छोटा होगा ए से, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब बी कोमा ए आर के अंदर नहीं जाएगा, संबंध में नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः आर, ठीक है ना, आर कैपिटल आर में, है ना, सॉरी कैपिटल तो दोनों ही है, डार्क आर में, है ना, में, ठीक है, में सम्मित नहीं है, जो कि उसने कहा भी है क्वेश्चन में, है ना, सम्मित नहीं है, जो कि क्वेश्चन में कहा भी है सम्मित नहीं है, संक्रामक दिखाना है। तो चलिए संक्रामक इस तरफ दिखा लेते हैं, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। देखो, तो जब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें संक्रामक प्रूव करना रहेगा, ठीक है, संक्रामक। तो संक्रामक के अंदर हमें क्या करना होगा कि फॉर ऑल हम 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, ए कोमा बी कोमा सी, रियल नंबर के सेट में से, ठीक है ना, आपके पास में। ये ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, पता है ना, हाँ, के लिए आप अलग कलर का यूज कर लेना, के लिए, ठीक है, कि अगर यदि हम लोग देखें कि ए कोमा बी अगर आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में है, तो संक्रामकता के लिए हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए कोमा सी भी आर में ही होंगे, ए कोमा सी भी आर में ही होंगे, ये हमें दिखाना है। इनकी डेफिनेशन रख दो पहले। ए कोमा बी अगर आर में है, इसका मतलब है कि ए छोटा या बराबर है बी से, है ना, तथा बी छोटा या बराबर है सी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर ले लो, मान के 3 है, 4 है, 5 है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो 3 तो छोटा होगा 5 से, नहीं होगा? बताइए आप मुझे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसका मतलब ए छोटा या बराबर हो जाएगा सी से, और अगर ऐसा है तो ए कोमा सी डेफिनेशन के हिसाब से आर में चला जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो संबंध हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः, ठीक है ना, अतः आर संक्रामक है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, ठीक है ना, तो नोट करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग परसों जाएंगे। अब चलिए, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बेटा 5 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ अगर जुड़ पा रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन किया है इसके अंदर, अगर आप देखें प्रश्न संख्या पे जाएंगे आप 2 पर, प्रश्न संख्या 2, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 2 जो है वो सेम है, वो बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे, वहां पे क्या था, वहां पर रिलेशन जो डिफाइन था वो रिलेशन था कि ए कोमा बी सच दैट के ए जो है वो छोटा है बराबर होगा बी स्क्वायर से, ठीक है ना। तो राइटिंग स्किल आपको बिल्कुल सेम लिखना है, यहाँ पर क्यूब आया है तो वहां पर भी ना तो स्वतुल्य था, ना सम्मित था, ना संक्रामक था, तो बेटा इसमें भी यही आएगा। तो आपको राइटिंग बिल्कुल सेम करनी है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना, किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये तो एक रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, रिलेशन दिया गया है आर, ठीक है ना, जिसमें अवयव 1,2 एंड 2,1,
तो इसको देखना है कि स्वतुल्य, स्वतुल्य तो नहीं है क्योंकि हमें डबलेट नहीं मिल पा रहे हैं। डबलेट का मतलब है इसके अंदर अगर हम स्वतुल्य की बात करेंगे, ठीक है ना, स्वतुल्य की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 1,1 आर के अंदर नहीं है ना, तो उसमें स्वतुल्य नहीं है। ऐसे 2,2 देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर हम सेकंड सममित की बात करेंगे, ठीक है ना, आपके पास में किसकी बात करेंगे, सममित की बात करेंगे, तो अगर 1,2 आर के अंदर है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। अब बिल्कुल सही बात है, 1,2 है तो 2,1 है, और 2,1 है तो 2,1 है, 1,2 भी है, तो सममित ये है, सममित है। अब सुनो, संक्रामक देख लो, है ना, संक्रामक देख लो। संक्रामक में अगर 1,2 आर के अंदर है तथा 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 भी आर के अंदर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से इसको लेके जा रहा हूं। तो यानी कि 1,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। क्या 1,1 है? नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। इसको हटाओ फटाफट, आप लोग नोट करें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है इन्होंने पूरा, और हमें कह रहा है कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब एक सेट है ए, है ना, एक सेट है ए, समुच्चय जो ए है हमारे पास, समुच्चय ए क्या है, कॉलेज में पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का, है ना। तो समुच्चय ए कॉलेज में सभी पुस्तकों का मतलब कॉलेज के पुस्तकालय में, है ना, कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त, ठीक है ना, पुस्तकों का समुच्चय है। समुच्चय ए कॉलेज में से पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। इस समुच्चय के अंदर संबंध कैसा डिफाइन किया गया है, इन्होंने कहा कि संबंध इस तरीके से है, आर के अगर 2 किताबें उठा लें एक्स और वाई, तो उनके बीच में रिलेशन ऐसा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की जो संख्या है, पेजों की संख्या, ठीक है, वो समान है, और इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तो अगर तुल्यता दिखाना है, इसका मतलब तुल्यता होने का मतलब है बेटा इसमें स्वतुल्य भी होगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, सममित भी वेरीफाई हो जाएगा, और संक्रामक भी वेरीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1, ठीक है ना, स्वतुल्य को देखते हैं। वैसे ही आप कर लोगे, आसान है कि हम क्या करते हैं, फॉर ऑल हमने कोई एक्स किताब उठा के, ए किताब उठा के चले लाइब्रेरी से, ठीक है, लाइब्रेरी से, और इस किताब के लिए हम देखते हैं रिलेशन ये वाला कि ए कोमा ए, यदि ए कोमा ए आर में है, इसका मतलब ये है पुस्तक ए के पेजों की संख्या पुस्तक ए के पेजों की संख्या के बराबर है ना। तो ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है, जो कि सही बात है भाई, किताब तो एक ही है ना, एक ही किताब है, उनमें पेजों की संख्या समान होगी, जो सत्य है। अतः आर ए में स्वतुल्य है। थोड़ा तेज लिख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार समझा के चल चुका हूं। नंबर 2 हम लोग सममित पे बात करेंगे। तो फॉर ऑल हम लेके चलते हैं ए और बी, 2 किताबें उठा के चलते हैं लाइब्रेरी से, ठीक है नहीं, और इसका मतलब है कि यदि ए बी हमारे पास में आर में है, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है ए तथा बी में पेजों की जो संख्या है वो समान है। क्या है? समान है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बी तथा ए
में पेजों की संख्या समान है, और अगर पेजों की संख्या समान है तो दिस इम्प्लाइज को लिख सकते हैं बी कोमा ए भी आर में चला जाएगा, है ना। तो अगर बी कोमा ए आर में चला गया तो उसका मतलब आर ए में सम्मित भी है। क्या है? सम्मित है। नीचे फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा ये? हाँ, लास्ट बाउंड्री पे ही है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं संक्रामक की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं भाई? संक्रामक की बात करते हैं। और संक्रामक में हम लोग 3 किताब उठाएंगे। नंबर 3 होगा संक्रामक, ठीक है। और संक्रामक में फॉर ऑल हमने ए बी और सी उठा लिया लाइब्रेरी से, और ये कहा कि यदि ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में है, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज, इसकी डेफिनेशन लिखिए, ए कोमा बी आर का मतलब क्या है? ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है तथा, इसका मतलब क्या है? बी तथा सी में पेजों की संख्या समान है। दिस इम्प्लाइज, आप देखो, मान के ए किताब में 100 पेज है, बी किताब में भी 100 पेज हैं, और सी किताब में भी तो 100 ही पेज होंगे। समझे नहीं आप? इन दोनों में बराबर है, इन दोनों में बराबर, तो इनमें तो बराबर होंगे ही होंगे। तो लिख सकते हैं ए तथा सी में पेजों की संख्या समान है ना। और जब पेजों की संख्या समान हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? फिर कह देंगे कि ए कोमा सी भी आर में होगा, यानी कि आर ए में संक्रामक है। तो एक लाइन लिख देंगे, अतः आर ए में तुल्यता संबंध है। कैसा है? तुल्यता कब होता है? जब तीनों होते हैं। तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। तुल्यता जब होता है जब तीनों हो जाते हैं। जरा बहुत तेजी से लिखा गया है, आप लोग फटाफट नोट करें, मैं फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है, रफ कर दें। अब थोड़ा सा आप एनसीईआरटी किताब अपने हाथ में लें ताकि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज हो जाए। मैं यहाँ से क्वेश्चन राइट नहीं करूँगा, आप लोग अपनी बुक में देखना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? बहुत आसान है, मैं सिर्फ सेट लिख दूंगा क्या है और डेफिनेशन लिख दूंगा संबंध की, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग तब तक देखें अपनी किताबों में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय है ए 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। और इसके अंदर एक संबंध दिया गया है आर। ध्यान से अपनी किताबों को रखेंगे अपने पास। कहा गया है इसके अंदर अगर ए बी 2 एलिमेंट आते हैं इस सेट ए में से, ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन होगा कि अगर मैं इनको घटा करके इनका मॉडुलस ले लूं, मापांक, तो एक सम संख्या आती है, सम संख्या है, ये हमें बताना है। इस संबंध को हम लोगों को तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है ना। आपके पास में पहले इसको तुल्यता दिखा दो, उसके बाद आगे भी कुछ कहा है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है तथा और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखो, उसको तुल्यता, इस संबंध को पहले हम लोग प्रूव करते हैं, तुल्यता, ठीक है ना। आप लोग किताबों से पढ़ें, आगे कुछ बातें उसने करी हैं, तुल्यता मैं प्रूव करता हूँ। तुल्यता के लिए सबसे पहले हम लोग तीनों संबंधों को दिखाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है ना। स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट्स टेक ए फ्रॉम, ठीक है ना, आपके पास में। चाहो तो आप इसको ना रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर रोस्टर में लिख दोगे तो आप फटाफट देख लोगे। मैं रोस्टर लिख दे रहा हूँ उसको, देखो रोस्टर लिख दो उसको, आर का रोस्टर लिख रहा है। घटाओ, और ऐसे पेयर आएंगे जिनके घटाने पर सम संख्या मिले। देखिए, अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, है ना, एंड 5, देन 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो अगर इसके हिसाब से देखें कि अगर मैं 1 को 1 में से घटाता हूं, ठीक है, 1, 1, 1 आता है, तो 1 - 1 क्या होगा? 1 - 1 का मोड जो है 0, है ना। 0 हमेशा ही एक सम संख्या होती है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैं 1 को 2 में से घटाता हूं तो नहीं, क्योंकि फिर आएगा -1, तो सम संख्या आनी चाहिए, सम संख्या नहीं आएगी।
1 को 3 में से घटाओ, बिल्कुल एक सम संख्या मिलती है, तो 1 3 भी आ जाएगी। 1 को 4 में से घटाने से 3 मिलेगा, नहीं 1 को 5 में से घटाने से 4 मिलेगा, तो 1 5 भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, जैसे 2 को 1 में से घटाने से हमें 1 मिलता है, सम संख्या नहीं मिलती। 2 में से 2 को घटाने से बिल्कुल 2 में से 2 को घटाने पे बिल्कुल हमें, ठीक है ना, 2 को 2 में से घटाने से हमें बिल्कुल एक सम संख्या मिलती है, तो 2,2 आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप देखें 2 को फिर हम लोग अगर घटाएं 4 में से, ठीक है ना, तो मिल जाएगा 2,4, और फिर 2 को मैं 5 से घटाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 3 को मैं अगर 1 में से घटाऊं तब भी सम नहीं मिलेगी, 2 में से घटाऊं तब भी सम नहीं मिलेगी। 3 को 3 में से घटाने से 0 मिलता है, जो कि सम संख्या है, तो 3,3 आपको मिल ही जाएगा। फिर आपके पास में 3 को 5 में से घटाएंगे तब आपको मिल जाएगा, 3 को 5 में से घटाएंगे तो आपको एक सम संख्या मिल जाएगी। और देखो जब 4 को 4 में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा सम संख्या 4,4, और जब 4 को 5 में से घटे तब नहीं मिलेगा। 5 को 5 में से जब घटाएंगे तभी आपको मिल पाएगा। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, है ना, वो आर के अंदर इस तरीके से आएंगे। अब सुनो, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो कहीं भी, है ना, इस वाले डायग्राम को नोट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं स्वतुल्यता की बात करूं, स्वतुल्य, अब देखो 1,1 आर में है, 2,2 भी आर में है, देख लो ना, एंड 3,3 भी आर में है, 4,4 भी आर में है, एंड 5,5 भी आर में है। तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रख रहा है, तो स्वतुल्य तो ये है, स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड करते हैं, अगर देखो ध्यान से देखो, हमें पता है कि 1,1 है ना, 1,1 जो डबलेट है उनको तो चेक नहीं करेंगे, ये तो पास हो गया, ये तो सिमेट्री के लिए पास हो जाएगा, है ना, ये तो सिमेट्रिक हो गया। इसको देखो 1,3 को, तो अगर मैं 1,3 लेके चलता हूं आर में से, ठीक है ना, क्या 3,1 भी आर में है? दिस इंप्लाइज, देखो 3,1 आर में है, चेक करो 3,1 है, 3,1 होगा, बट हमने लिखा नहीं है। 3,1 होगा, 3,1 होगा भाई, 3 में से 1 घटा के 2 बचता है, तो 3,1 यहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा सा 2,4 यहाँ ले लो और 3,1 यहाँ ले आएगा। हो सकती है मिस्टेक भाई, तो है, ये भी सिमेट्री के लिए पास हो गया। 1,5 है, 1,5 है आर के अंदर, क्या 5,1 भी है आर के अंदर? बिल्कुल होगा भाई, बहुत सारे छोड़ दिए हैं मैंने, तो 5,1 भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 5,1 भी होगा और 5,3 भी होगा, फिर 5,3 भी होगा, कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, और फिर 5,5 होगा। ठीक है, तो ये भी है, अब ये भी पास हो गया सिमेट्री के लिए। अब 2,2 को चेक नहीं करेंगे, 2,4 देखो, 2,4 अगर आर में है तो 4,2 भी आर में होना चाहिए, 4,2 है, छोड़ दिया है लिखते हुए, यार हमने सभी गड़बड़ लिखा है, तो यहाँ पे आएगा 4,2 भी तो आएगा मेरे भाई, 4,2 और 4,4, ठीक है, तो 4,2 भी आएगा मेरे भाई, ठीक है ना, आपके पास में तो है 4,2 भी इसके अंदर है। फिर अगर हम लोग ये भी पास हो गया, ठीक है, अब देखो 3,1 हम देख लिया, तो 3,1 तो है, 3,1 है, 3,1 है, तो ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया क्योंकि इसके साथ बन गया इसका पेयर। फिर 3,3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 3,5 है, 5,3 भी है ना आपके पास में, 3,5 इन आर एंड 5,3 इज ऑल्सो इन आर, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, 5,1 भी हो गया क्योंकि 1,5 ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये सम्मित हो गया, है ना, ऑलमोस्ट इसको हम कह देंगे सम्मित हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड में हम देखेंगे संक्रामक, क्या देखेंगे? संक्रामक, और संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, डबलेट्स को हम चेक नहीं करते हैं, इसको नहीं चेक करेंगे, ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा और ये भी ट्रांजिटिव है, और मेरे भाई ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, और ये भी 5,5 कहाँ गया, 5,5 तो यहाँ आ जाएगा ना लास्ट में, ये भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब सुनो इसको देखो, 1,3 अगर आर में है, 1,3 अगर आर में है, तथा एक ऐसा पेयर देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा,
तो 3 से स्टार्ट ये हो रहा 3,1, इसको तो हम चेक नहीं करेंगे, नहीं कर लो। 3,1 अगर हम चेक करेंगे, 3,1 अगर है, 3,1 भी आर में है, दिस इम्प्लाइज तो 1,1 आर में होना चाहिए, 1,1 आर में होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब ये वाला तो वेरीफाई हो जाएगा। अब एक पार्ट और है, देखो 3 से स्टार्ट वाले होने वाला एक और है यहाँ पे। तो 1,3 अगर आर में है, ध्यान से सुनो, तथा फिर 3,5 देखो, 3,5 भी आर में है, दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, आपके पास में 3,5 भी आर में है। तो देखो 1,5 आर में होना चाहिए, 1,5 भी आर में होना चाहिए, सॉरी 1,5 भी आर में होना चाहिए, जो कि 1,5 शुरुआत में ही है, 1,5 आर में है, तो ये भी वेरीफाई हो गया फिर तो, ठीक है। आपके पास में ट्रांजिटिविटी के लिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ये भी हो गया ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव, ये तो ट्रांजिटिव है। ये 2,4 को देखो, 2,4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला ये है ना। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा डायग्राम को, आप लोग राइटिंग करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। देखो 2,4 है एंड 4,2 है, तो 2,2 भी होना चाहिए ना, दिस वन एंड दिस वन है 2,2 भी, है ना। तो यानी कि 2,4 भी वेरीफाई हो जाएगा, 2,4 भी। 3,1 हमने कर ही लिया है, 3,1 हमने कर ही लिया है, ठीक है। उसके बाद नहीं 3,1 नहीं करा है, देखो 3,1 अगर है तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई देख लो, 1 से स्टार्ट होने वाला कई सारे हैं। 1,3 तो हमने देख लिया था, 1,5 देखो, 1,5 देखो, इसका मतलब 3,5 भी होना चाहिए, 3,5 भी होना चाहिए, 3,5 भी है, ठीक है ना, 3,5 भी है, तो ये हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से वेरीफाई करेंगे तो सारे हो जाएंगे। और आप ध्यान रखना कि सारे के सारे तुल्यता संबंध दिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लेना बैठ के, ओके। अब जरा फटाफट देखते हैं हम लोग, इसको लिख लेना भाई अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो आगे का पार्ट उसने कहा है वो क्या कह रहा है। आगे का पार्ट आप किताबों में पढ़ें, उसने क्या कहा है, ठीक है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव, एक सेट दिया है 1, 3 एंड 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित, मतलब अगर मैं इसकी करो ये करेंगे 1, 3 एंड 5, तो मेरे भाई आ जाएगा 1,1 करो, है ना, और 1,3, ठीक है ना। एंड चाहो तो एरो डायग्राम से बना लो आप, कार्तीय गुणनफल ना करो, 1, 3, 5 एंड 1, 3, 5, ठीक है। तो 1 ये, ठीक है, फिर ये और फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, मतलब 1,1, ठीक है, 1,1, 1,5, फिर 3,1, 3,5, 3,3 एंड 3,5, उसके बाद में 5,1, 5,3 एंड 5,5। तो मेरे भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, देखो ये सारे के सारे पेयर्स जो हमने आर लिखा था उसके अंदर आएंगे, जो अभी आर लिखा था मैंने, अभी जो मैंने मैंने आर लिखा था बड़ा सा, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी। वो कह रहा है कि सारे रिलेशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। देखो संबंध क्या था कि दोनों घटाने से सम संख्या नहीं चाहिए, इसको घटाओ, एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा, सम संख्या है। एक में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, और -2 का मोड़ लगाएंगे तो 2, ये भी एक सम संख्या है। 1 में से 4 घटाएंगे तब भी सम संख्या, 3 में से 1 घटाएंगे तब भी सम संख्या, और 3 में से 3 घटाएंगे तब भी सम संख्या, 3 में से 5 घटाएंगे तब भी। और ये सारे के सारे उसने कहा है एक दूसरे से संबंधित है संबंधित, ठीक है ना। तो आप ये सब बता सकते हैं इस तरीके से कि 1,1 अगर आर में है, दिस इंप्लाइज, इस तरीके से दिखा देंगे कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक सम संख्या है। फिर पकड़ लेंगे इसको, 1,3 अगर आर में है, इसका मतलब 1 - 3 इज इक्वल टू 2, ये भी एक सम संख्या है। फिर ऐसे ही आ जाएगा 1,5 अगर आर में है, दिस इंप्लाइज 1 - 5 इज इक्वल टू 4, ये भी एक सम संख्या है। ऐसे 3,1 अगर आर में है, इसका मतलब 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ये भी एक सम संख्या है। तो ऐसे ही सारे के सारे पेयर्स को आप ऐसे लिख करके दिखा देंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर सेम तरीके से उसने कहा है, सेम तरीके से उसने कहा है कि एक सेट इस बार ले लिया है 2 and 4, और उधर की तरफ जो है वो 1, 3, 5 है। ये भी रिलेशन इस तरीके से रखते हैं, यानी कि आपके पास में कैसा है कि 2,1 नहीं
तथा समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है ना आपके पास में, और 2,4 के सभी अवयव। हाँ, तो इसने कहा कि 2,4 का मतलब इधर भी 2,4 इधर भी 2,4, तो ये इस तरीके से अगर हम बनाए रिलेशन कि 2,2 एंड 2,4, ठीक है, फिर 4,2 एंड 4,4, ये जो रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, ये रिलेशन बनेगा। देख लो ना, घटाने पे भी सम संख्या मिल रही है, तो ये भी सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, उसको आप अपने आप करिएगा, जो हमारा 8वें का एक पार्ट और बचा है, ऐसे ही आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ताकि इसको फटाफट से हम लोग खत्म कर पाए। ठीक है, देखिए भाई साहब कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, सीधी कीजिए कि समुच्चय ए हमारे पास में एक समुच्चय ए है, और जिसके अंदर हमें डेफिनेशन दी गई कि इसके अंदर x एक पूर्णांक है, सच दैट x एक पूर्णांक है, सच दैट कि x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है और छोटा या 12 से बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रहे, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक की तुल्यता दिखाना है। तो इस सेट पे दो संबंध दिखाए गए हैं। नंबर फर्स्ट है कि R एक संबंध ऐसे लिया है कि a, b सच दैट कि a माइनस b जो है इसका जो मोड आएगा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। 4 का गुणज मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 का गुणज है। ठीक है, ओके। फिर दूसरा संबंध हमें दिया गया मेरे बेटा कि R एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है ना, तो a, b के अंदर इसका मतलब है कि a जो है वो b के बराबर है। इनको तुल्यता संबंध दिखाना है। क्या दिखाना है? तुल्यता संबंध। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले को आप ध्यान रखें, इस वाले को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलें, फर्स्ट वाले को, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन, सबसे पहले मैं फर्स्ट को लेके चलता हूँ। ठीक है ना, अब जो a है बेसिकली a होगा क्या उसको देखो तुम। a जो है कोई भी पूर्णांक है, z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय होता है, और 0 से बड़ा 12 से छोटा, तो इसका मतलब 0 भी आ जाएगा, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12 भी आ जाएगा। ये तो सेट हो गया। आर जो है वो डिफाइन है किस तरीके से कि a, b टाइप के एलिमेंट है, सच दैट कि इनका जो डिफरेंस है घटाने के बाद ऐसे आएंगे जो 4 का गुणज हो, 4 का गुणज यानी कि 4 से पूरा पूरा कटते हो। ठीक है, अब भाई मेरी बात सुनो, आप इस संबंध को मुझे दिखाना है कि तुल्यता है। सबसे पहले इसको सम में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अरे स्वतुल्य। क्या दिखाएंगे? स्वतुल्य दिखाएंगे, स्वतुल्य संबंध, है ना, स्वतुल्य लिख दो खाली। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ए लेके चलते हैं z में से, जो गिवन z है, दिस इज नॉट ए, ए में से, हाँ सॉरी, हम लोग किसमें लेके चलेंगे? ए में से लेके चलेंगे के लिए अगर हम लेके चलें और कहें कि a, अगर हम लोग दिखाएं वो R में है, तो इसका मतलब डेफिनेशन ये कहती है कि इन दोनों को घटाने से जो संख्या मिलती है, जैसे कि इसमें 0 मिलेगी, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। बिल्कुल सही बात है, 0 4 का गुणज होता ही है ना, 0 की गुणा कर लो तो आप मिल जाएगा आपको। जो सत्य है, जो सत्य है, इसका मतलब क्या है कि जो R है वो A में स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य है। ठीक है, अब अगर हम बजाय सम्मित की बात करें, है ना, किसकी बात करें? सम्मित की बात करें, सम्मित संबंध की बात करें, तो बेटे हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, a, b फ्रॉम द सेट a, b इसलिए ले रहे हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है ना भाई, इनमें से कोई भी अवयव उठा के देख लेंगे हम लोग, है ना। तो a, b a, और यदि हम a, b को कहते हैं R के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज b, a भी अगर R में हो, मतलब a माइनस b का जो मोड है वो क्या हो जाए? 4 का गुणज है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं b माइनस a, फर्क कोई पड़ेगा? b तो 4 का गुणज ही रहेगा मेरे भाई। भाई कोई भी नंबर उठा के देख लो, a b कोई भी एनी नंबर, ठीक है ना, आपके पास में
ठीक है। ऐसे नंबर जो 4 का गुणज हो, जैसे कि ए और बी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे मैंने 1 ले लिया और 5 ले लिया, है ना। जैसे मैंने 1,5 ले लिया, ठीक है ना, 1,5 ले लिया, 1,5 ले लिया, ठीक है, 1,5 ले लिया कहाँ से, ए में से। और आपको पता 1 - 5 अगर करता हूँ तो मुझे 4 मिलता है, और 4 का गुणज होता ही है ना। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँगा 5 - 1 करेंगे तो बी 4 ही मिलेगा, तो भी हमारे पास में फर्क नहीं है, यानी कि चाहे ए माइनस बी या बी माइनस ए करो तो हमारे पास में ये ठीक है, इट इज ट्रू, है ना, गुणज है। अतः हम लोग कह देंगे इसका मतलब क्या है कि बी कोमा ए भी आर में ही होगा, ठीक है ना, आर में ही होगा। तो हम कह देंगे आर जो है वो ए में क्या है, सम्मित भी है, ठीक है, आपके पास में, ठीक है जी। अब हम तीसरा देखते हैं, हम लोग थर्ड वन हम संक्रामक को देखते हैं। देखो इसको आप रोस्टर में भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा रोस्टर में। लगभग 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13 के अगर आप पेयर बनाओगे कर्मी द्विगुण के हिसाब से तो 13 169। तो जो आर के अंदर कर्मी द्विगुण लिखे जाएंगे ना, जैसे 1,1 1 0,0 1,1 इस तरीके से आप लिखोगे तो 169 169 कर्मी द्विगुण बनेंगे, जिनको लिखना बहुत टेढ़ा काम है। तो इसलिए इसको थ्योरेटिकल अप्रोच से ही करो, ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना, ये परफेक्ट है, पूरा नंबर देके जाएगा। तो हम लोग 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ए बी एंड सी फ्रॉम द सेट ऑफ ए, कोई भी। और अगर कहते हैं ए कोमा बी अगर आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में है, तो दिस इंप्लाइज, हमें दिखाना जो है। तो वेरिफिकेशन के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने सपोज कर लो ऐसे दो ले लो जो संबंध में चले जाए, मान लो 2 ले लिया और 10 ले लिया। मान ले ए तो ले लिया मैंने 2, ये ले लिया मैंने 10 तो लेंगे नहीं। अब 10 से स्टार्ट होने वाला तो कोई आगे है ही नहीं, 10 ले लिया, ठीक है। और सपोज कर लो हमने ये तो बी तो 10 है ही है ना, और सी को मैं ले लेता हूँ 4, सी को ले लेता हूँ मैं 4 कहाँ, 4 लेकर के काम चल जाएगा, नहीं 4 नहीं 6 ले लो, क्या ले लो 6, क्योंकि इन दोनों का देखो, इन दोनों घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और 8 4 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये तो रिलेशन में रहेंगे, आर में रहेंगे। 10 में से 6 जाके 4 बचता है, तो ये भी रहेंगे। अब देखो अगर ये भी आर में है ये भी आर में है, तो देखो 10, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज 2,6 भी आर में होना चाहिए, घटाना बिल्कुल है। 2 में से 6 जाके -4 यानी कि 4 ही है, 4 तो 4 से कटता ही है, 4 का गुणज होता ही है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसका मीनिंग लिखिएगा कि a - b 4 का गुणज है, ठीक है, तथा b - c 4 का गुणज है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 4 का गुणज अगर 2 4 के मान के चलो, 12 भी 4 का गुणज है और 16 भी 4 का गुणज है, अगर इनको मैं जोड़ देता हूं तो जी निकल के आएगा 28, तो भी तो 4 का गुणज ही होगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दिस इंप्लाइज a - b प्लस b - c 4 का गुणज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। आप यहाँ b से b काटोगे तो दिस इंप्लाइज a - c 4 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। और a - c अगर 4 का गुणज, तो एक का मतलब है a, c भी r में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, हो गया, जब ये तीनों हो गए तो तुल्यता भी हो गया। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़े तो उसमें केवल a बराबर b है, तो देखो ध्यान से सब चीजें सेम चलती रहेंगी। यहां पर आपका सिर्फ ये चेंजेस आ जाएगा डेफिनेशन के अंदर कि a बराबर b। अगर a लेके चलते हैं तो उसका मतलब है कि a बराबर होता है a के, है ना, a बराबर होता है a के, जो सत्य है, इसका मतलब हमारे पास में स्वतुल्य हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम a b लेके चलते हैं, अगर a बराबर है b के, ठीक है ना, a बराबर है b के, ध्यान से देखेंगे a बराबर है b के, तो इसका मतलब b बराबर भी a हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सम्मित भी हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं 3, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर a बराबर है b के तथा b बराबर है c के, तो ये सारी चीजें हटा दो,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी हो जाएगा। ए बराबर सी हो गया तो इसका मतलब है कि ए कोमा सी भी आर में चला जाएगा, तो ये भी तुल्यता हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप बात कर लेंगे 9th की। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसने पूछा है कुछ, इसके बारे में बात करनी है। आप लोग वेरीफाई खुद कर लेना, मैं एग्जांपल्स आपको बता दूंगा। वैसे दिमाग आपको खुद चलाना चाहिए 10th क्वेश्चन के अंदर, इतनी तो आपको आप चीज़ें सीख ही ली होंगी आप लोगों ने, ठीक है। आपके पास में देखिए इन 10th क्वेश्चन उसने कहा कि देखो ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए। नंबर एक कि सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न हो न संक्रामक। तो देखो ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है भाई कि जो सममित हो, ठीक है ना, और स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। तो ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है ना। अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि समतल में या तल में, है ना, तल में स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय ए में एक संबंध अगर मैं लिख लूं, संबंध आर कैसा कि अगर मैं दो लाइन लेके चलता हूं L1 L2 दो लाइन लेके चलता हूं L1 L2 सच दैट कि L1 जो है L2 पर लंब है, अब मेरी बात सुनो, ये संबंध जो है देख लो ध्यान से, ये सममित हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, स्वतुल्य नहीं हो सकती। कोई लाइन अपने आप पर लंब कैसे हो सकती है? लेकिन अगर कोई लाइन L1 लंब है L2 पर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि L2 L1 पर लंब हो जाए, है ना, तो सममित हो जाएगा। संक्रामक भी नहीं होगी कि अगर L1 लंब है L2 पर तथा L2 अगर लंब है L3 पर। आप देखो अगर L1 ये है, L1 लंब है L2 पर और L2 पर लंब ने L3 ले ली, तो ये जो L3 L1 तो समांतर हो जाएंगी, लंबवत थोड़ा ही होंगी। तो ध्यान रहे कि L1 कभी भी लंब नहीं हो सकती L3 पर, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये तो एग्जाम्पल ले लो आप फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड के लिए, वेरीफाई खुद करके देख सकते हैं। उसमें कह रहा है सेकंड के अंदर कह रहा है, सोचने वाले हैं, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, आप खुद देख लीजिएगा। देखा संक्रामक हो और उसके बाद में स्वतुल्य जो है ना हो, संक्रामक हो केवल, और फिर सममित भी ना हो, ठीक है। तो संक्रामक हो जाए और ना तो स्वतुल्य हो ना सममित हो, तो हो सकता है। देखो अगर हम लोग लिखें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध में डिफाइन कर लूं, अगर मैं n में r कि अगर मैं दो प्राकृतिक संख्या लिखता हूं सच दैट कि x छोटा है y से, x छोटा हो y से, तो आप वेरीफाई करके देखना ये संबंध जो है आपका ना तो स्वतुल्य होगा ना संक्रामक होगा, सॉरी ना सममित होगा, ये केवल संक्रामक होगा। इसको आप ट्राई करके देखना। एग्जाम्पल आगे इसने लिखा है कि स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो बेटे 3-4 हैं इसमें, ये इस तरीके से, तो आपके माइंड को वो टेस्ट कर रहा है, तो आप खुद इस तरीके के संबंध सोच के देखना। और अगर नहीं आपके माइंड में आ रहे होंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर आपके आसपास बहुत सारे टीचर्स भी मिल जाएंगे, मुझे कमेंट में डाल, मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल्स, आप लोग एक बार कमेंट में डालना, फिर मैं नीचे उसी के साथ आपको लिख दूंगा अगर आपको ना मिले तो, है ना। पहले अपना दिमाग चलाना। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फटाफट। जरा इसको आप नोट करिए, जो आप नोट करने वाली बात है
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक, चलिए बेटा, अब 11वें क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक अच्छा सवाल है, और इसको मैं लिख नहीं रहा हूं सामने, आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताब जरा हाथ में रखें, लैंग्वेज वहां से समझें, मैं ध्यान से आपको समझाऊंगा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, है ना, तो हमें एक समुच्चय है कि समतल में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक समुच्चय उसने बनाया है, में संबंध आर है, ठीक है ना। तो एक समुच्चय पहले मैं परिभाषित कर लेता हूं, देखें ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लें अच्छे से। तो सपोज कर लो कि मैंने माना कि एक समुच्चय बना दे, माना ए एक समुच्चय है ना, एक समुच्चय है, माना ए समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? बिंदुओं का समुच्चय है ना। बिंदु मतलब पॉइंट्स हैं, बहुत सारे समुच्चय है। जैसे समतल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पी हो गया, क्यू हो गया, ऐसे आर हो गया, यहाँ पे एस हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका समुच्चय हमने ए कह दिया। इस समुच्चय के अंदर एक संबंध आर इस तरीके से डिफाइन है, और देखो इस आर को समझो क्या कह रहा है। इसके अंदर का 2 पॉइंट लेते हैं, सीधी बात है, इसके अंदर 2 बिंदु आए हैं परिमित युग्म में, और वो किस तरीके से कि P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी जो भी होगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी, दूरी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, और बिंदु जो दूसरा बिंदु हमारे पास में हमने लिया है, यानी कि दूसरा पॉइंट क्यू की जो मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी समान है, ऐसा रिलेशन है। मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे। अगर सपोज कर लो समतल हमारे पास में, समतल को हमने कार्तीय तल में कन्वर्ट कर लिया, ये मूल बिंदु है 0,0। सपोज कर लो यहाँ पर P पॉइंट है कोई, इसकी जो दूरी मूल बिंदु से बनेगी, और कोई दूसरा पॉइंट आएगा Q, उसकी दूरी भी मूल बिंदु से उतनी ही बनेगी। अगर ये दूरी A है तो ये दूरी भी A ही रहेगी, ठीक है ना आपके पास में। तो ऐसे पॉइंट्स जितने भी होंगे जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं, मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं, वो इस रिलेशन R के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसने कहा है कि इस संबंध को सबसे पहले तुल्यता दिखाओ। तो सबसे पहले तुल्यता दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको स्वतुल्य दिखाएंगे, ठीक है। और स्वतुल्य में हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, किसमें से? ए में से। ए को हमने डिफाइन कर लिया है ना। फॉर ऑल के लिए अगर हम देखें, तो ध्यान से देखना कि P अगर P से ही संबंध रखता है, तो इसका मतलब है कि P की मूल बिंदु से जो दूरी है, और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। बात सही है ना भाई। P पॉइंट तो एक ही पॉइंट तो है, तो उसकी मूल बिंदु से तो दूरी समान ही होगी, जो सत्य है। अतः आर ए में स्वतुल्य है, ठीक है मेरे भाई। सेकंड वन, अगर हम बात करें इसकी सम्मितता की जांच करें हम लोग, सम्मित देखें इसको, तो P और Q 2 पॉइंट्स लेके चलिए आप आर में से, ए में से सॉरी, है ना। और अगर P Q R के अंदर है, दिस इंप्लाइज हमें दिखाना है Q, R भी, है ना आपके पास में, P Q P भी R में ही होंगे, ठीक है ना। P Q ये R में ही होंगे, सीधी बात है। देखो सुनो, इससे देख लो, जब इसकी दूरी P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी है ना आपके पास में, और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल, ये बात तो एक ही रहेगी ना भाई। आप यहाँ लिखोगे, ये लैंग्वेज जब लिखोगे आप ऊपर वाली पूरी की पूरी, है ना। अगर यहाँ पे मैं Q कर दूं, ठीक है ना, मैं लिखूंगा P की मूल बिंदु से दूरी .
कोमा क्योंकि मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी समान है। तो इसको लैंग्वेज को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं कहूँ क्योंकि मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो बात तो वही है, तो ये सम्मित भी हो जाएगा। संक्रामक के लिए 3 पॉइंट्स लेके चल लेंगे, P, Q और R, तो हम R ले ही रहे हैं तो R की जगह S ले लो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि P, Q R के अंदर है तथा Q, S R के अंदर है, दिस इंप्लाइज इन दोनों के बीच की दूरी समान है, इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो देखो ध्यान से देखो, लैंग्वेज आप बना लेना, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर P है, ये P पॉइंट है, इसकी दूरी A है, फिर Q की दूरी भी A ही है और फिर S की दूरी भी A ही है। तो अगर Q को हटा दूं तो इनकी भी तो दूरी दोनों की समान ही है, तो हम लिख सकते हैं P, S भी R में होगा। लेकिन ऐसे मत लिखना, इसमें पूरी लैंग्वेज बना के लिखना, आप पूरी ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है, पहले इसका पूरा डेफिनेशन लिखना, फिर इसका पूरा डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में ये लिख देना नीचे आकर के, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे कि संक्रामक भी है, क्या हो जाएगा, संक्रामक है। तो अगर तीनों हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तुल्यता संबंध दिखाएगा। इसके बाद एक हिस्सा और उसने कहा नीचे की तरफ, अगर आप ध्यान दोगे तो, अगर आप ध्यान दोगे नीचे की तरफ, उसने बेटा कहा है कि हम लोग सिद्ध करो कि P को छोड़ के, P अगर मूल बिंदु ना हो, सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। बिल्कुल सीधी बात है। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लें, फिर बताता हूं क्या है। देखो अगर हम लोग ये मूल बिंदु है 0 0, कोई पॉइंट P हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करीब ले लो, यहां पे ले लेते हैं। अब इस रिलेशन के हिसाब से जितने पॉइंट आएंगे, अगर ये डिस्टेंस A है तो A डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट आएंगे ना। यहाँ पे सपोज ऐसा आ गया, ऐसे ही पॉइंट इधर आ जाएगा, S P Q R S T आ गया, U आ गया, ऐसे V आ जाएगा, है ना, तमाम पॉइंट्स आएंगे। और अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो एक हमें सर्कल मिलेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु रहेगा, क्योंकि इनकी सबकी दूरी मूल बिंदु से समान है, और मूल बिंदु से समान दूरी है तो इसका मतलब समान त्रिज्या पर है सारे पॉइंट्स, तो एक वृत्त ही बनेगा, है ना, आपके पास में। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो मैं लिखवाता हूँ, लैंग्वेज बना देंगे यहाँ पे। चूंकि R के अनुसार संबंध, R के अनुसार संबंध R के अनुसार सभी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, अतः इन बिंदुओं को, है ना, अतः चौक ले लूं जरा, अतः इन बिंदुओं से एक वृत्त की रचना हो जाएगी, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लिख करके छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 आप नोट कीजिए इसको सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बस अब कहानियां हैं सिर्फ, बाकी तो जो चीजें आपको सीखनी थी ना वो सीख ली, ठीक है ना। उसने कहा है अब एक समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, तो एक समुच्चय दिया गया है 12वें क्वेश्चन में ए, इसके अंदर क्या है ये कि समस्त जितने भी त्रिभुज हैं, समस्त
त्रिभुजों का समुच्चय। ये जो ए है वो क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। और इसके अंदर जो आर एक रिलेशन डिफाइन है कि अगर मैं दो त्रिभुज उठाऊं T1 कोमा T2 और रिलेशन ऐसा है कि T1 जो है T1 तथा T1 T2 के समरूप है, T2 के समरूप है ना। समरूप आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि ऐसे त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन जिनकी भुजाओं का अनुपात सेम रहेगा, समरूप होंगे। अगर इसको मैं ABC कह दूं, एक त्रिभुज अगर ये ABC है, अगर ये त्रिभुज PQR है, अगर ये समरूप है तो उसका सिंबल होता था ऐसा वाला, है ना। समरूप का सिंबल होता था ऐसे वाला, समरूप है, ठीक है। ये जो संबंध है इसको हमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। और 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और 5 वाले समकोण त्रिभुज T2 परस्पर संबंधित है। अच्छा, चलिए इसको कराते हैं। सबसे पहली बात इसको तुल्यता दिखाएंगे कैसे। मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको। आप अगर पीछे जाएंगे अपनी एनसीईआरटी की किताब पे, ज़्यादा पीछे, सिर्फ एक पेज पलट देंगे और एक पेज पलटने पर एक पेज और पीछे, 2 पेज पलटने पर एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाएंगे। आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है और उसका पूरा राइटिंग मैंने करवाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर, कैसे लिखना है उसको। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज का वो बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर समरूप है, वहां पे सर्वांगसम था, ठीक है ना। तो आपको इस डिटेल में नहीं जाना कि समरूप क्या है, सर्वांगसम क्या है। आप एज डिटो क्वेश्चन को ऐसे ही राइट कर लिखेंगे जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा था। समरूपता और सर्वांगक्षमता आपको पता है, नहीं पता है तब भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इनके सिंबल्स को यूज करना है, लेकिन पता होनी जरूरी है वैसे, है ना। समरूपता और सर्वांगक्षम दोनों अलग चीजें होती हैं, जो आपने क्लास 9th में सर्वांगक्षमता पढ़ी थी। और लेकिन यहाँ पर हम समरूपता और सर्वांगक्षमता की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें तो इस संबंध को तुल्यता दिखाना है, तो हमें तो वेरीफाई करना है कि ये होगा। तो आप लोग जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा था उसी तरीके से इसको तुल्यता प्रूफ करेंगे। लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा है उस पर जरा बात करता हूं मैं। आगे के हिस्से में उसने ये कहा है कि एक समकोण त्रिभुज अगर हम लोग ले लें, समकोण त्रिभुज ले लें हम लोग, जिसकी भुजाएं हो 3, 4 और 5, एक समकोण त्रिभुज ले लिया। एक इस त्रिभुज को उसने कहा है T1, है ना। और फिर एक समकोण त्रिभुज और लिया है मेरे बेटे, जिसकी भुजाएं हैं 5, ठीक है ना, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, इसको T2 कह दिया। और उसके बाद में उसने एक त्रिभुज और लिया है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज, जिसमें भुजाएं जो कही हैं उसने ली है 6, 8 और 10, इसको उसने T3 कह दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित का मतलब जो इस रिलेशन का मतलब हमें देखना है कि क्या T1, T2 के समरूप है। समरूपता में क्या होता था, समरूपता में भुजाएं समानुपाती होती थी। कि अगर मैं नॉमिनेशन थोड़ा सा लिख दूं मैं, कि अगर मैं इसको कहूं कि ये A है, ये, या एक काम कर लो, चलो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है और ये I है। अगर मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों में, तो मैं भुजाओं को देखूंगा कि AB बटा इसकी ये वाली भुजा बटे इसकी ये वाली भुजा बटे DE बराबर होनी चाहिए, क्योंकि समरूप देखने के लिए यही देखना होता था। समरूपता का मतलब क्या है कि भुजाएं समानुपाती
समानुपाती होती है ना। तो समानुपाती होती है तो इसका मतलब इसकी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होनी, जब मैं T1 और T2 का कंपेयर करूंगा बराबर होना चाहिए BC यानी कि इसकी ये वाली भुजा बटे इसकी ये वाली भुजा EF, चेक करेंगे ना बराबर, फिर इसकी ये वाली भुजा, ठीक है ना, ये वाली भुजा और फिर इसकी ये वाली भुजा, तो यानी कि आपके पास में AC बटा DF। जरा इसको चेक कर लेते हैं। AB कितनी है 4 बटा 12 बराबर 3 बटा 5 बराबर, ठीक है, 5 बटे 13। अब ये देखो अनुपात समान बन रहा है, इसका मतलब है 4 एकम 4 4 तिया 12, 1 बटा 3 बराबर 3 बटे 5 बराबर नहीं है भाई, कतई नहीं बराबर है, कतई भी बराबर नहीं है, यानी कि इनकी भुजाएं समानुपाती नहीं है ना। तो आप ये कहेंगे, है ना, आप ये कहेंगे इसके लिए यहां पर चूंकि त्रिभुज T1 चूंकि त्रिभुज जो मेरे पास में T1, ये फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा नीचे, जो मैंने कट गया होगा नीचे ये आ रहा है, ठीक है, T1 तथा त्रिभुज T2 की भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, अतः T1 तथा T2 समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ध्यान रहेगा। हो गया। अब हमने T1 T2 कंपेयर कर लिया। अब आप एक काम करो, अब करो आप T2 और T3 कंपेयर। किसका करो? नाउ T2 तथा T3 के लिए भुजाएं समानुपाती देखो पहले, यानी कि DE इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा GH बराबर होना चाहिए EF बटे इसकी ये वाली भुजा HI बराबर होना चाहिए इसकी ये वाली भुजा DF बटे GI, चेक कर लो, ये होगी 12 बटे 8 बराबर होना चाहिए 5 बटे 6 बराबर होना चाहिए 13 बटे 10, 13 बटे 10 नहीं, बराबर नहीं है। तो ध्यान रहे कि T2 और T3 भी समरूप नहीं है, तो लाइन लिख देंगे समानुपाती भुजाएं नहीं है, इसका मतलब T2 और T3 भी समरूप नहीं है। अब हम वेरीफाई करेंगे T1, एक ही कॉम्बिनेशन बचता है T1 तथा T3, T1 तथा T3 के लिए T1 में क्या होगा, ये वाली भुजा कि AB बटे होना चाहिए GH के, समझ रहे हो ना, फिर BC बटे HI बराबर AC बटे GI। तो AB कितनी है, AB 4 है, 4 बटे 8 बराबर होना चाहिए 3 बटे 6 बराबर होना चाहिए 5 बटे 10। ये सही बन गया। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो लिख देंगे T1 समरूप है T3 के, है ना, कारण क्योंकि भुजाएं इनके समानुपाती हैं। तो आप लोग इस तरीके से, मैंने एक लैंग्वेज लिख दी थी, इसी तरीके सबके लिए आप लिख देंगे। तो ध्यान रहे, आप लोग अगर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर, मैं क्वेश्चन की आंसर शीट में भी चला जाऊं, तो मेरे भाई सभी त्रिभुज समुच्चय T1 T3 परस्पर संबंधित है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की तरफ। किसकी? 13 की तरफ। इसको जरा फटाफट नोट करें स्पीड से। 13 की तरफ 13 इस लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज को खत्म करूंगा भाई, क्योंकि फिर बार बार, ठीक है ना, आप लोग भी परेशान रहेंगे नहीं, तो बस एक बार एक झटके में इसको खत्म करते हैं। सिद्ध करो कि समस्त बहुभुज समझते हो ना, इसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, सभी समस्त बहुभुजों के समुच्चय में, यानी कि ए जो है, ए समस्त बहुभुजों का एक समुच्चय है, ठीक है जी, ओके। और इसमें एक रिलेशन है R, और रिलेशन किस तरीके से है कि अगर
पहला पॉलीगन यानी कि दो बहुभुज P1 P2 ले लें, तो इनके अंदर खास बात करें कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बहुत आसान है यार, समान है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हमें दिखाना है कि तुल्यता है। तुल्यता का मतलब आपको स्वतुल्य, ठीक है ना, आपको स्वतुल्य, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्यता, स्वतुल्य। स्वतुल्य में अगर हम लोग कोई भी एक P लेकर के चलते हैं, है ना, फोर ओल P लेकर के चलते हैं A में से, और अगर P, P R के अंदर जाता है तो उसका मतलब है कि P तथा P की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है ना, क्योंकि संख्या समान है, जो कि एक सही बात है ना भाई। एक ही तो बहुभुज है, एक बहुभुज ही है, मान 4 भुजाओं वाला, तो उसमें भी 4 भुजाएं होंगी। दूसरे वाले ये P है तो ये भी P है, तो यानी कि आपके पास में स्वतुल्य तो ये है। ठीक है, एक मिनट भाई, सॉरी, छींक का कुछ ऐसा सौरा आ सकती है, चलो जब आएगी जब देखेंगे। तो जो सत्य है इसका मतलब RA में जो है क्या है? स्वतुल्य है, ठीक है। अब सुने, अब देखो दूसरे में बात करते हैं सममित में। ये सवाल ऐसे ही हो गया जैसा एक लाइब्रेरी वाला सवाल किया था हमने अभी, है ना। अगर मैं दो बहुभुज लेके चलता हूँ, P1 एंड P2 लेके चलो, P1 या P, Q लेके चलो, या P1 P2 ले लो, P1 और P2 लेके चलता हूँ मैं A में से, और अगर P1 और देखो P1, P2 अगर R में चला जाएगा, यानी कि इनके बीच में संबंध रहेगा, कौन से वाला? ये वाला कि P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है। देखो, तो P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ऐसा रिलेशन है। इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, बात एक ही है। इसको लिख देंगे P2, P1 भी R में चला जाएगा, है ना। इसका मतलब रहेगा, इसका मतलब कि P1 जो R है वो A में क्या है? सममित भी हो जाएगा। सही है ना। अब मैं बातें कम बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बातें बता दी यार, इसलिए अब मैं सवाल करा रहा हूँ बस। सिर्फ बेसिक बातें मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत बता दी थी। संक्रामकता की बात करते हैं। संक्रामक P1 P2 एंड P3 लेकर के चलिए आप A में से, और अगर कहें कि P1 और P2 अगर R में है तथा P2, P3 R में है, तो क्या होगा? P1 में जितने भुजाएं हैं उतनी P2 में, मतलब P1, इसका मतलब क्या है? P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। फिर ये वाली डेफिनेशन, तथा P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अब मेरी बात सुनो, जितनी भुजाएं P1 में है उतनी P2 में है, जितनी P2 में उतनी P3 में है, तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। लिख सकते। तो मेरे भाई इसको लिख देंगे P1, P3 आपका R में चला जाएगा। इसका मतलब R जो है वो संक्रामक भी हो जाएगा, R संक्रामक है। और जब तीनों हो गए तो इसका मतलब ये तुल्यता भी हो जाएगा। लेकिन आगे भी उसने कुछ बात कही है मेरे भाई, ठीक है, आगे भी उसने कुछ बात कही है, और भाई साहब बात कह रहे हैं
ये तो हो गया तुल्यता वाला। तो उसका 3, 4 एंड 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। इसको जरा नोट करो फटाफट, इसको नोट करो, फिर मैं करता हूँ आगे की तरफ इसको। ठीक है, चलिए देखो। देखो उसने क्या कहा है इसके अंदर कि 3, 4 एंड 5 लंबाई की भुजाओं है ना, लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय, अरे कितना बेवकूफ बना रहा है ये मेरा, अवयवों का समुच्चय। अरे मेरे भाई सुनो, हमें कंफ्यूज कर रहा है। बात तो त्रिभुज की है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग भुजाओं की लंबाइयों के बारे में पूछ रहे, भुजाओं की संख्या की बात कर रहे हैं। तो ए के अंदर कौन कौन आएंगे आपके पास में? ए के अंदर वो सभी त्रिभुज जिनमें 3 भुजाएं हैं। अरे मतलब त्रिभुजों में सभी में 3 भुजाएं होती हैं, तो इसका मतलब सारे त्रिभुज आ जाएंगे। तो ए जो समुच्चय बनेगा वो क्या समुच्चय बनेगा? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। भाई हमें समकोण से क्या लेना, हम तो भुजाओं की संख्या की बात कर रहे हैं। एक समुच्चय ए बनाना जिसके अंदर 3 त्रिभुज आने, तो सारे त्रिभुज आ जाएंगे उसके अंदर, चाहे समकोण है चाहे कुछ भी है, क्योंकि हमें तो भुजाओं की बात करनी है। भुजाओं के हिसाब से अगर देखें तो सभी त्रिभुजों में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाओं वाले त्रिभुज तो सारे ही त्रिभुज होते हैं। तो एक अंदर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। और शायद नीचे यही इसने मेरे हिसाब से आंसर शीट में बेचारे ने आराम से लिख दिया होगा। हाँ हो गया, ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14, और उसके बाद में तो बहुविकल्पीय सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता है। देखिए सुनिए, वो कह रहा है एक्स वाई तल में, 14th क्वेश्चन है, एक्स वाई तल होता कौन सा है? ठीक है ना, एक्स वाई तल होता कौन सा है? कार्तीय तल जो होता है एक्स वाई तल ही है। ठीक है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी। समस्त रेखाओं का समुच्चय है ना आपके पास में एल एक समुच्चय है। एल क्या है? एल एक समुच्चय है कि एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय है ना, एल जो है। और इस एल के अंदर एक रिलेशन आर जो डिफाइन किया गया वो है कि अगर 2 रेखाएं L1 और L2 लेके चलते हैं, तो इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के। ठीक है, L2 के। इसको मैं सिर्फ लिख सकता हूं कि यार एक रिलेशन है सच दैट L1, L2 सच दैट कि L1 समांतर होने का साइन ये है L2 के। सबसे पहला काम, इसको तुल्यता दिखाओ। तुल्यता दिखाने का मतलब सबसे पहले से स्वतुल्य दिखाओ। सबसे पहले से स्वतुल्य दिखाइएगा आप। ठीक है ना, क्या दिखाइएगा? स्वतुल्य दिखाइएगा। और स्वतुल्य के अंदर हम लेके चलते हैं, एक रेखा लेके चलते हैं L1, ठीक है ना, L में से। और आपको पता है L1 अगर L1 से संबंधित होगी, इसका मतलब है कि L1 समांतर है L1 के, जो कि सही बात है, प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। ठीक है ना, जो सत्य है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? अतः
आर एल में स्वतुल्य है। ठीक है बेटा। दूसरा बात करते हैं सममित, चेक करते हैं। सममित में हम फॉर ऑल L1 और L2 दो रेखाएं लेके चलते हैं एक सेट ए में से। अगर L1 L2 से संबंधित है, इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के। इसको हम L2 समांतर L1 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब L2 L1 भी R में चला जाएगा। तो ये सममित वाली कंडीशन भी वेरीफाई होगी, है ना। संक्रामक की बात करते हैं। L1 L2 L3 ये तीनों हम लेके चलते हैं L में से, और L1 अगर L2 से रिलेट करता है तथा L2 L3 से रिलेट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के। तो मेरे भाई L1 L3 के भी समांतर हो जाएगा, L1 L3 के समांतर। इसका मतलब L1 L3 भी R में चला जाएगा। ठीक है, भी R में चला जाएगा, और इस हिसाब से ये संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है, और तीनों हो गए तो उसके बाद तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि लाइन दी गई है, एक लाइन दी गई है जिसका सेकंड पार्ट है, रेखा दी गई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई, इसके समांतर आपने क्लास 10 में रेखाओं का सेट 11th में पढ़ा ना। हाँ, 11th में समुच्चय पढ़ा है। इसके समांतर देखो, जो समांतर रेखाएं होती हैं बेसिकली उनकी खास बात क्या होती है, उनका जो ढाल होता है, उनका जो ढाल होता है, इनका जो ढाल होता है। अगर इसका ढाल m1 है, इसका ढाल m2 है, तो ध्यान रहे समांतर रेखाओं के लिए m1 इज इक्वल टू m2। ये कहें इसका भी ढाल m होगा, इसका भी ढाल m होगा, दोनों का ढाल बराबर होता है, बाकी चीजें चेंज होंगी। और ढाल, और अगर हम लोग बात करें इस रेखा के बारे में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मूला है, m इसका ढाल है, ये तो चेंज नहीं होगा, तो y इज इक्वल टू 2x तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये c जो है y एक्स पे कटा अंतखंड, वो चेंज हो जाएगा, तो उसको हम c लिख लेंगे। अब ये जो रेखा है इसमें c का मान बदलता जाएगा और आपको समुच्चय मिलता चला जाएगा। क्या कहा है उसने, समस्त रेखाओं का समुच्चय, है ना। तो समस्त रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो आपके पास में देखो, मैं उसको कह दूं एक समुच्चय बनेगा जिसके अंदर y इज इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप की आपके पास में रेखाएं होंगी, रेखाएं। ठीक है ना, आपके पास में भाई सी का माना बदलते जाओगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, दशमलव में कुछ भी रखो, तो जितनी भी रेखाएं आएंगे सारी समांतर होंगी। तो यानी कि इसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस सी का समुच्चय। ठीक, तो शायद उसने ऐसा ही कुछ लिखा होगा आंसर सीट में, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना, सभी रेखाओं, हाँ, जहाँ पर सी कोई भी रियल नंबर है, जहाँ पर जो सी है ना, सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, ये बात उसने लिखी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 में ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, और इसके अंदर मान लीजिए कि समुच्चय ए, फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, फिफ्टींथ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कह रहा है कि एक समुच्चय है आपके पास में 1 2 3 एंड 4, इस तरीके बहुत सारे सवाल कर लिए हमने, और में एक रिलेशन है R, वो है 1 2 एंड 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 नहीं 3 2 इसको देखना है क्या है, ये क्या है। सबसे पहले स्वतुल्य देखो, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, स्वतुल्य हो जाएगा जी। सममित देखो,
सममित। सममित में 1 2 है 2 1 है 2 1 2 1 नहीं है, ये आपका सममित नहीं है, सममित नहीं है। सममित में एक ही फोल्ड चाहिए था, सममित नहीं होगा। 1 2 है 2 1 नहीं है ना, 2 1 नहीं है ना, हाँ 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो आप कहेंगे इसके अंदर कि 1 आर के अंदर है लेकिन 2 1 आर के अंदर नहीं है, तो सममित जो है आपके पास में नहीं है ना आपके पास। संक्रामक देखो, संक्रामक इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो 1 2 है आर में, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो कोई है क्या, हाँ 2 2 है, 2 2 आर में है। ऐसे चेक करना नहीं इसको, तो दिस इंप्लाइज 1 2 फिर से आर में आ जाएगा। इसको चेक ही नहीं करना था, इसको तो चेक करना ही तो क्वालिफाई हो गया था। तो इसके लिए तो वेरीफाई हो गया। आगे की तरफ चलो आप, इसके लिए ट्रांजिटिविटी हो गई, इसके लिए भी हो जाएगी, इसके लिए भी, इसके लिए 1 3 देखो 1 3 अगर है आर के अंदर तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 है, देखो यहाँ 3 1 है, नहीं 1 3 और 3 3 है, ये 3 से तो देखेंगे नहीं, 3 2 से देखेंगे, आर में है तो दिस सिंपल देखो। तो 1 2 भी आर होना चाहिए, 1 2 भी आर में, तो ये ट्रांजिटिविटी के लिए ये भी ट्रांजिटिव हो गया, ये भी ट्रांजिटिव हो गया था, ये तो ट्रांजिटिव है ही है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, ये भी ट्रांजिटिव है। अब ये देखो 3 2 आर में है तथा 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही पेयर है और वो ये है 2 2 आर में, तो यानी कि 3 2 होना चाहिए, 3 2 है, हाँ तो 3 2 तो आ ही जाएगा, ये तो है ही है आर में, तो ये भी ट्रांजिटिविटी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो यानी कि ये संक्रामक है, तो ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन, 15वें का बी, बिल्कुल ठीक बात है। 16वें की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 16वें में। सोलवे में बात करते हैं। 16वें में है कि एक समुच्चय एन में है ना, एन में एक रिलेशन है आर, और वो है कि इसके अंदर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं सच दैट कि ए बराबर है बी -2, जहां पर बी की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो अब ये देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर, नंबर 1 2 4 आर में होगा, नंबर 2 3 8 आर में होगा, नंबर 3 6 8 आर में होगा, नंबर 4 8 7 भी आर में होगा। ये देखना है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए कोमा बी तो ये तो 4 आ गई ना बी की वैल्यू, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखो 3 और 8, 3 और 8 अगर ले लिया हमने, ए का मान 3 ले लिया, इस रिलेशन में चेक करेंगे, ए का मान 3 ले लिया, बी का मान 8 ले लिया, 8 -2 तो 3 बराबर आ जाएगा 6, नहीं ये भी नहीं है। 6 8 को देखो, ए की वैल्यू 6 ले लो और बी की वैल्यू 8 ले लो, -2 तो 6 = 6, ये सही है, ये सही है। देखो ये भी देख लो, ये भी देख लो, 8 बराबर होना चाहिए 7 -2, 8 बराबर 5 हो ही नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन है थर्ड वाला सही, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो बेटा इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छे से। एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है बेटा, ठीक है। तो आप लोग ज़रा ठीक है ना, आप लोग ज़रा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, फलनों के प्रकार की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।